नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। इस वीडियो में आज हम BA 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 3 में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने डिज़ाइन देखा था, क्या होता है, डिज़ाइन के तत्व क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन के सिद्धांत। डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए आप पहले इसके पहले के वीडियो को जाकर के देखें, तब आपको डिज़ाइन के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। और हम यहाँ देखते हैं डिज़ाइन के सिद्धांत क्या होते हैं। डिज़ाइन के प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि समस्त प्रकार की कलाओं जैसे शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, औद्योगिक कला व व्यावसायिक कला में प्रचलित होता है। यह डिज़ाइन के सिद्धांत सौंदर्यता व निर्माण करने के लिए सूत्र की भांति प्रयोग में नहीं लाए जाते, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि एक वस्तु कलात्मक रूप से सुनिश्चित मापदंड के अनुसार है। कुल मिला के डिज़ाइन का मतलब यह हुआ कि एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, हमें एक आकार मिल जाता है। डिज़ाइन दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक डिज़ाइन होती है, एक सजावटी डिज़ाइन होती है। संरचनात्मक डिज़ाइन वह होती है जो आकार प्रदान करती है, और सजावटी डिज़ाइन वह होती है जो आकार को सजाने में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इसके मुख्य सिद्धांत होते हैं। अगर हम एक नज़र में इसके सिद्धांत को देखें तो इसमें सबसे पहले हुआ अनुपात, संतुलन, लय, बल और एकरूपता। यही इसके 5 मुख्य सिद्धांत होते हैं। अब इसी पांचों सिद्धांत को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में हम समझते हैं। अनुपात का सिद्धांत समस्त अन्य सिद्धांतों का मूलभूत सिद्धांत है। इसको समझने के लिए हम यह कल्पना करें कि एक व्यक्ति जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं है, वह उस कक्ष में पहुंचने वाला है। जिसमें हम बैठे हैं उसको देखकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह लंबा व ठिगना है अथवा मोटा या पतला है। तो इस तरीके से किसी एक व्यक्ति को देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरीके के स्ट्रक्चर वाला है, तो उसको क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। यहाँ हम अनुपात की 2 परिभाषाएं देखते हैं। क्रेग एवं रस के शब्दों में अनुपात संबंधों का नियम है जिसकी मांग है कि स्थान के समस्त विभाजन आकर्षक के एक दूसरे व संपूर्ण से संबंधित हो। प्रणव भट्ट ने क्या कहा है कि अपने आकार के साथ संयोजित क्षेत्र उसका अनुपात कहलाता है। अगर आप अनुपात के बारे में देखें तो इस तरीके से अनुपात होता है। ये आधे आधे का है, ये इस तरीके से अनुपात है, इसमें इतने का अनुपात है, इसमें इतने का अनुपात है। तो इस तरीके से इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि अनुपात का क्या वैल्यू होता है। उसके बाद हम माप के बारे में देखते हैं। माप को देखने के लिए न सिर्फ सारी वस्तुओं का आकार बल्कि वस्तु के हर एक भाग का आपस में संबंध देखा जाता है। प्रत्येक भाग का पूरी वस्तु के साथ क्या संबंध है ये देखा जाता है। डिजाइनर के लिए माप के 2 अर्थ हुए। पहले माप का अर्थ है कि छोटे परिणामों का प्रयोग बड़े परिणामों के लिए प्रकट करना, जैसे छोटे परिणामों का प्रयोग संपूर्ण आकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और दूसरे माप का अर्थ है कि वस्तुओं का एक दूसरे के साथ व व्यक्ति के साथ संबंध से संबंधित होता है। तो माप का मतलब यही हुआ कि कोई चीज़ होता है तो उसके हिसाब से हम माप के, नाप तौल के उसी हिसाब से काम करते हैं तो वो अच्छा लगता है। परिभाषाएं देख ले तो अलेक्जेंडर के शब्दों में उत्तम माप स्थान अथवा कमरे के मध्य एक संपूर्ण के रूप में उसकी उपादानों के मध्य सुखद संबंध बनाता है। तो माप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद यहाँ दिखाया गया माप व रंग का अनुपात किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि माप के हिसाब से जो भी चीज़ हम कमरे में डेकोरेशन या घर में डेकोरेशन कर रहे हैं तो एक दूसरे का अच्छे से संबंध होना चाहिए। उसके बाद यहाँ माप व पोत के बारे में देखते हैं। पोत का क्या मतलब हुआ? पोत का ये मतलब हुआ कि जिस हिसाब से हमारा रूम होता है, हमारे रूम की खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं, उसी हिसाब से उसके कमरे के पर्दे व जो है दरवाजे के पर्दे लगाए जाएं। उसके बाद माप व नमूने के बारे में देखते हैं कि पोत के हिसाब से नमूने की माप की भी समस्या पैदा हो सकती है। इसीलिए जिस हिसाब से हमारा माप होता है, नमूना मतलब होता है डिज़ाइन, उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन को भी रखना पड़ता है।
उसके बाद दूसरा सिद्धांत देखते हैं संतुलन। जिस तरह जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, उसी तरीके से समस्त दृष्टिगत कलाओं में भी संतुलन होना चाहिए, तभी वह देखने में अच्छा लगता है। संतुलन की स्थिति सदा आराम का अनुभव कराती है तथा सुखद भी लगती है। जहाँ कहीं भी असंतुलन होता है, मन दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है तथा तरह तरह की समस्याएं आने लगती है। संतुलन की परिभाषा देखते हैं। स्टेला सुंदरराज के शब्दों में, संतुलन स्थिरता या शक्तियों का समान वितरण है। यह विश्राम या शांति की भावना प्रदान करता है। रट के शब्दों में देखेंगे, स्थिरता, विश्राम व संतुलन की भावना के केंद्रीय बिंदु के दोनों तरफ समान आकर्षक का परिणाम है। संतुलन का मतलब क्या हो, जैसे बैलेंस, जो तराजू होता है दोनों तरफ बराबर होता है तभी वह सही होता है। किसी तरफ ज़्यादा किसी तरफ कम होता है तो वहाँ पे समस्या होने लगती है। उसी तरीके से हर जगह है, चाहे व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनाना हो या किसी घर की सजावट या स्पेसिफिक किसी कमरे की सजावट करना हो, तो वहाँ पे संतुलन आवश्यक होता है। कमरे में संतुलन का समायोजन अलग अलग तत्वों द्वारा पाया जाता है, जैसे रंग, नमूना तथा प्रकाश। जब डिजाइन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तब यह ध्यान जरूर रखा जाता है कि समान क्षेत्र के कई रंगों व पोत के कारण हल्के अथवा भारी दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे संतुलन के प्रकार। संतुलन के मुख्य दो प्रकार हुए, एक औपचारिक सममितीय संतुलन, दूसरा अनौपचारिक असममितीय संतुलन। जो औपचारिक होते हैं, इसका केंद्र बिंदु जब दोनों तरफ समान वस्तुएं हर स्थिति में समान हो, दोनों तरफ रखी वस्तुएं, जैसे कोई चीज़ बीच में रखा है कि उसके दोनों तरफ जो वस्तुएं रखी है समान हो, तो इसको औपचारिक व सममितीय संतुलन कहा जाता है। किसी भी डिजाइन को अगर आधे भाग में बांटा जाए तो उसका एक किनारा दूसरे किनारे से बिल्कुल समान अथवा लगभग समान हो तो क्या कहलाता है, सममितीय। उसी तरीके से अनौपचारिक असममितीय एकदम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर वस्तुएं केंद्र से अलग अलग दूरी पर रखी गई हों, समान मात्रा में आकर्षित नहीं करती, तो वो अनौपचारिक अथवा असममितीय संतुलन हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। औपचारिक में क्या हुआ कि कोई केंद्र बिंदु मतलब जो बीच का सेंटर होता है उसके दोनों तरफ समान वस्तुएं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई मेज पे कोई सामान रखा हुआ है तो उसके दोनों तरफ एक जैसे ही फ्लावर पॉट सजे होने चाहिए। और अनौपचारिक में क्या हुआ कि दोनों तरफ अलग अलग वस्तुएं, एक तरफ फ्लावर पॉट रखे हैं तो एक तरफ हम चाहे कोई डॉल रख दें या टेडी बियर रख दें या डॉग रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, तो मतलब वो अलग होना चाहिए। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। यह बुद्धिमत्ता का विषय है तथा प्रतिष्ठा का भाव पैदा करता है। यह बुद्धिमत्ता का भावना का विषय है तथा मित्रता और खेल भावना को प्रकट करता है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ वस्तुएं समान भार की होती हैं और इसमें असमान भार की होती हैं। और इसमें संतुलन समान रूप से बड़े घर व गंभीर व्यक्तियों के घरों में लाया जाता है या छोटे परिवर्तनशील या छोटे कमरों में प्रयोग किया जाता है। इसका व्यवस्थित, शांतता व आरक्षित होता है और इसमें अत्यंत उत्तेजक व नाटकीय प्रभाव होता है। यह कम सुंदर होता है या ज़्यादा आकर्षक होता है। उसके बाद हम तीसरा सिद्धांत देखेंगे लय के बारे में, जिसको इंग्लिश में रिदम कहा जाता है। यह बिल्कुल रिक्त स्थान पर किसी भी तरह की गति नहीं होती। यह स्थान विश्राम का स्थान होता है तथा आंखें कहीं भी घूमेगी, लेकिन अगर इस स्थान पर कोई भी वस्तु रखी होगी तो आंखें उस वस्तु के चारों तरफ जाकर के गति करने लगती है। इसको क्या कहा जाता है, लय कहा जाता है। अगर लय की परिभाषा देखें तो क्रेग व रश के शब्दों में लय डिजाइन का सिद्धांत है जो निरंतर गतियों की सिफारिश करता है। लय का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कमरे में देखते जा रहे हैं तो ऐसे हमारी नज़रें हैं वो एक तरफ से ऐसे जाती चली जाए, कहीं पे रुकी ना। तो ये एक लय बना हुआ है, फ्लो बना हुआ है, रिदम बना हुआ है, तो टूटे ना। अगर वो कहीं से भी थोड़ा सा अलग हो जाता है तो जो लय हमारा बना हुआ होता है वो टूट जाता है। अब हम लय के प्रकार देखते हैं। तो लय के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक नियमित लय,
इस तरह की लय एक रूपता व कम प्रकट करती है। जैसे कविता, संगीत व नृत्य में आधार तत्व होता है, इसमें साथ ही वास्तुकला या आंतरिक सज्जा में भी महत्वपूर्ण होती है। तो दूसरा स्वच्छंद लय हो गया, यह अनियमित अंतरों से अथवा असमान भागों के रूप में पाई जाती है। ऐसी लय में आंखें घूमने वाली रेखाओं पर गति करती है, जिस तरह की प्रभाव किया गया हो उस तरीके से ये जो गति लय होती है वो घूमती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लय पाना किस किस तरीके से हम लय पा सकते हैं। जैसे किसी भी डिजाइन में लय पैदा करने की अनेक विधियां होती है। वो कौन कौन सी विधियां होती है? सबसे पहली और सबसे जो साधारण विधि होती है दोहराव द्वारा। दोहराव द्वारा किसी भी चीज़ को दोहराने पर, जैसे हम एक सीरीज बनाए हुए हैं, वो चल रहा है, उसके बाद जहाँ पे वो ख़त्म हो जाए तो उसी की हम दोबारा से कर देंगे, उसको दोहरा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? दोहराव विधि द्वारा। उसके बाद अगला है अनुक्रम द्वारा। अनुक्रम क्या होगा? अनुक्रम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो इस तरीके से ये जाता है, फिर नीचे आता है, एक बार ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आने लगता है, तो ये अनुक्रम विधि द्वारा होता है। उसके बाद है निरंतर रेखीय गतियों द्वारा। ये क्या हो गया? निरंतर रेखीय। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, बीच में इस तरीके से गया है, तो ये निरंतर रेखीय गतियों द्वारा हो गया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि निरंतर रेखीय गतियों द्वारा। उसके बाद देखते हैं विरोध द्वारा। विरोध मतलब हो गया एकदम अपोजिशन, मतलब उधर अलग है उधर अलग है, तब भी एक लय पैदा होती है देखने की, वो चलता रहता है। उसके बाद है परिवर्तन द्वारा। किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर दिया जाए अचानक से, जैसे कोई चीज़ जा रहा है उसके बाद वहाँ पे रोक करके अचानक से दूसरा चीज़ कर दिया जाए तो वो परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद लास्ट में है विकिरण द्वारा। जब किसी अक्ष के विभिन्न रेखाओं एक निकलती है तब इस प्रकार की लय पैदा होती है। साधारण रूप से ऐसी लय का प्रयोग आंतरिक सज्जा में कम किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतनी विधियों द्वारा हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि बाह्य डिजाइन में लय, जो बाह्य डिजाइन होती है उसमें लय को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि घर का डिजाइन तैयार करते समय गति का सिद्धांत लयपूर्ण रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लयपूर्ण रेखाएं जो होती हैं उसके द्वारा इन लयपूर्ण रेखाओं को उस स्थान से निर्धारित किया जाना आसान होता है जहाँ से कोई गति नहीं होती है। अर्थात चौकोर घर की बाहरी रेखाओं में क्षैतिज व लंबवत रेखा को समान दबाव में प्रयोग लाया जा सकता है। तो ये तो बाहरी हो गया। आंतरिक डिजाइन में देखें, लय घर की आंतरिक साज सज्जा के लिए लयपूर्ण डिजाइनों का चयन किया जाता है। बहुत बार कुछ डिजाइन छोटी जगह पर लयपूर्ण दिखाई देते हैं, परंतु जब इन डिजाइनों को बड़ी बड़ी जगह पर बनाया जाता है तब अत्यंत क्रियाशीलता प्रदर्शित होती है। जैसे दीवार अथवा फर्श को या तो सादा रखना चाहिए या बहुत ही शांत व सौम्य डिजाइन बनाना चाहिए, जिससे दूसरी परिसज्जाओं के लिए बेहतर पृष्ठभूमि प्राप्त हो सके। इस तरीके से इतना ज़्यादा नहीं सजा देना चाहिए कि अगली के लिए जगह ही ना बचे। अब उसके बाद हम चौथा देखते हैं बल। बल क्या है? अगर कोई व्यवस्था पूरी तरह संतुलित अनुपातिक एक रूप होने के बाद भी कई बार सुंदर नहीं लगती है तो इसका कारण ये हो गया कि उसमें अभी भी कोई ऐसी कुछ विशेषता की कमी है जिसकी वजह से आंखें उस पर नहीं ठहर रही हैं। अतः ऐसी व्यवस्था में बल की कमी होती है। इसी वजह से वह नीरस व अरुचिप्रद लग रहा है या लग सकता है। उसके बाद बल की परिभाषा देखते हैं। क्या होता है? परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे क्रेग एवं रश के शब्दों में बल वह सिद्धांत है जिसमें किसी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रुचि केंद्र स्थापित किया जाता है जिससे कि आंखें उससे संबंधित रुचियों पर दृष्टिगत हो सके। बल मतलब होता है किसी भी चीज़ को फोकस करना। जैसे कमरे में कोई चीज़ बहुत सारा सामान रखा हुआ है तो किसी एक चीज़ पे हम अगर फोकस कर रहे हैं तो उसमें हम दबाव डाल रहे हैं या उसी चीज़ पे हम बल दे रहे हैं। तो इस तरीके से बल की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि सरलता जो बल देने का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। उसके बाद जो सरलता हुई, जैसे यह सवाल जब उठता है कि बल का कितना प्रयोग किया जाए तो जवाब आता है कि सदैव इसे सरल रखो, मतलब नॉर्मल रखो। किसी भी वस्तु की उपयोगिता को परखने के स्तर निम्न हैं, जैसे सुंदरता हो गई, सरलता हो गई और उद्देश्य के अनुरूप हो गई। किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए, बल देने के लिए हमारे मन में 4 सवाल होना चाहिए। जैसे किसे बल देना है? अगर हम अपने घर में सजावट कर रहे हैं तो
कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हमें मेनली फोकस करना है। उसके बाद किस प्रकार बल देना है। बल देने का कोई तरीका भी होता है कि जैसे कमरे के विशेष भाग पर ध्यान केंद्रित करने की कई विधियां होती हैं। जैसे कमरे का हमें विशेष भाग ध्यान केंद्रित करवाना है तो कई विधियां हो गई, जैसे सजावट का प्रयोग करके, वस्तुओं को समूहबद्ध करके, अस्वाभाविक पोत का प्रयोग करके, विपरीत रंग रेखा, अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक रोशनी का प्रयोग करके। तो इस तरीके से हम बल दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कितना बल देना है। अगर किसी चीज़ पे फोकस करना है तो कितना फोकस करना है। जैसे यह जानने के लिए कि कितना बल देना है तो उस क्षेत्र की अनेक समस्याओं के विषय के बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हर एक समस्या के लिए उचित मात्रा में बल प्रदान करने में अंतर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हुआ किस प्रकार बल देना है। जैसे किसी स्थान पर बल दिया जाना है तो इस पर विचार करने पर रुचि केंद्र की धारणा स्पष्ट होती है कि हम कमरे में अगर संभव हो तो रुचि केंद्र जरूर करना चाहिए। कमरे में रुचि केंद्र की स्थापना करना डिजाइन का सर्वाधिक मनोरंजनात्मक पहलू होता है। अब जैसे हम रट के शब्दों में परिभाषा अगर देखें तो आवास गृह के हर एक कक्ष में एक रुचि केंद्र होना चाहिए, जिससे उसमें देखने वालों की अपनी तरफ जो खींचने की क्षमता होती है वो खींचती चली जाए। तो इस तरीके से 4 कंप्लीट होगा। अब हम 5वां देखेंगे एक रूपता। एक रूपता के बारे में देखेंगे क्या होता है। इसे एकता व भिन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिन प्रकार के वस्तुओं के प्रयोग में ध्यान देने की आवश्यकता, उसके आकार में एक रूपता की आवश्यकता होती है। जैसे गोल्डस्टेन एवं गोल्डस्टेन के शब्दों में देखें तो एक रूपता कला का वह सिद्धांत है जिसमें विचारों तथा अनुरूपता के चुनाव व व्यवस्था द्वारा एकता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक रूपता हो गया। उसके बाद आगे है एक रूपता के सिद्धांत के 5 आधार हैं। अगर एक रूपता के सिद्धांत देखा जाए तो इसके 5 आधार हैं। रेखाएं, आकार अथवा माप, पोत, विचार और रंग। अगर रेखाओं की एक रूपता देखा जाए तो इस तरीके से इतनी रेखाओं का एक रूपता आप देख सकते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, इतनी सारी आकार आपको दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला है आकार अथवा माप की एक रूपता। तो आप इस तरीके से आकार और माप में एक रूपता देख सकते हैं। तो किस तरीके से ये एक रूपता को मिला करके बनाया गया है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। उसके बाद अगला है पोत की एक रूपता। तो जो पोत होता है वो स्पर्श करके पता किया जाता है, लेकिन जो बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति होते हैं वो देख कर ही उसको समझ जाते हैं। उसके बाद विचारों की एक रूपता होनी चाहिए। जैसे आकार, माप, पोत व रेखाओं में एक रूपता के साथ ही साथ विचारों में भी एक रूपता होनी चाहिए। उसके बाद अगला है रंग में एक रूपता। मतलब एक रूपता का मतलब ये हो गया कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो देखने में अच्छा लगता है। तो जैसे भिन्न भिन्न रंगों के उपयोग में एक रूपता होने से सजावट आकर्षक तथा आनंददायी होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है। अभी तक हमने देखा कि जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत होते थे, अब हम थोड़ा सा देखेंगे जो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है परस्पर बदलाव। इसका तात्पर्य है कि 2 रेखाओं अथवा आकारों को छोड़कर एक के क्रम में दोहरा देना। उसके बाद है क्रम। किसी भी स्थान में क्रम नियमित वृद्धि के विषय में प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद देखते हैं विकिरण। एक केंद्र से विभिन्न रेखाओं की उत्पत्ति ही विकिरण कहलाती है। समानांतरता क्या हो गया, ये समानांतर रेखाओं व स्वरूपों के विषय में प्रयोग में लाया जाता है। परिवर्तन, इसका तात्पर्य है कि धीरे धीरे परिवर्तन होना। समरूपता, यह 2 एक जैसी वस्तुओं का परिणाम होता है। उसके बाद विपरीतता, ये बिल्कुल अलग होगा एक दूसरे से। डिजाइन के तत्वों में अधिक समानता से उत्पन्न एक रास्ता को दूर करने के लिए कुछ आकारों में विपरीत आकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने इस वीडियो में डिजाइन के सिद्धांत के बारे में पूरा कवर किया है। आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।